नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। 10 के दस्तावेज में आज बात करेंगे लखनऊ में लेवाना अग्निकांड के बाद कोर्ट की फटकार और सीएम योगी की सख्ती के बाद हरकत में आए एलडीए की। साथ ही बात होगी कानपुर में गर्ल्स हॉस्टल में हुए पाप की और बात करेंगे हरिद्वार पंचायत चुनाव की। लेकिन उससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से 10 से 12 फरवरी तक यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। सीएम ने तय किया है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का रोड मैप। ऐतिहासिक होगा GIS 2023, सीएम योगी का ये कहना है। यूपी की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाली होगी इन्वेस्टर्स समिट। 10 लाख करोड़ की औद्योगिक निवेश का लक्ष्य इस समिट के लिए रखा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर 10 से 12 फरवरी तक यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगा। सीएम ने बकायदा इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का रोड मैप तैयार किया है, जहां सीएम ने इसे ऐतिहासिक बताया है। साथ ही यूपी की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाला ये इन्वेस्टर्स समिट होगा। इससे इन्वेस्टमेंट आएगा और 10 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य भी इसके लिए रखा गया है, जिससे रोजगार भी बढ़ेंगे, रोजगार का मौका युवाओं को मिलेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, जहां इन्वेस्टर्स समिट इस बार 10 से 12 फरवरी को होगा। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, और क्या खास रहेगा इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में? देखिए, बिल्कुल लगातार योगी सरकार का फोकस है कि कैसे यूपी को इन्वेस्टर हब बनाया जाए, कैसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जाए, उसके लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। हमने देखा योगी वन में भी अगर आप देखिए तो इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और अब तैयारी है कि पहली बार 10 से 12 फरवरी के बीच जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, यानी जहां पर विदेशों से जो लोग आएंगे और वो यहाँ आप देखिए पार्टनर कंट्री बनने के लिए सिंगापुर है, फ्रांस है, यूके, मॉरिशस, यहाँ से प्रस्ताव आए हैं। 10 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य है, तो बहुत बड़ी तैयारी है उत्तर प्रदेश सरकार की। हालांकि योगी वन में भी ये तैयारी थी, लेकिन तब कोरोना आ गया था और उसके चलते ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तब नहीं हो पाया था। पर जब दूसरी बार मुख्यमंत्री ने शपथ ली, योगी आदित्यनाथ फिर से चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 लाख करोड़ का निवेश हमें लाना है और इसीलिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, जिसमें कि ना केवल आप देखिए USA होगा, बल्कि जापान, इजराइल, थाईलैंड, फ्रांस, इन देशों के जो राजदूत हैं उनसे बातचीत भी हो रही लगातार। तो एक बहुत बड़ा आयोजन है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी तैयारी। इसके लिए अलग अलग रोड शो भी निकलेंगे। अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, हर जगह रोड शो निकलेंगे। वहां से भी इन्वेस्टर्स को बुलाया जाएगा, वो भी यहाँ पर आएंगे। ये मानकर चलिए कि अभी तक जो पारंपरिक उद्योग थे उसके अलावा जो नए हम कहें सेक्टर्स हैं, उसको लेकर भी कैसे इन्वेस्टमेंट आए, ये सरकार की तैयारी है। जी अनुभव, इससे पहले हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज उत्तर प्रदेश में देखी हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। जो औद्योगिक घराने हैं वो उत्तर प्रदेश को चुने अपने प्लांट्स लगाने के लिए, जिससे यहाँ रोजगार जनरेट हो। क्या इसी दिशा में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी देखा जाए कि ग्लोबली यहाँ से जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आए और यहाँ पर उद्योग करें? बिल्कुल, देखिए यही तैयारी है। अभी तक हमने देखा कि तमाम अलग अलग राज्यों में जो कंपनियां स्थापित हैं वो उत्तर प्रदेश आई। उन्होंने अपना, अगर हम कहें तो किसी ने अपनी फैक्ट्री लगाई है, कोई अगर हम कहें तो दूसरी जगह से इस चीज़ों को पूरा यूपी में ही ट्रांसफर कर लिया है। सारी चीज़ें यहीं बन रही हैं। लेकिन अब तैयारी है कि जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे वो हम कहें कि जिस तरीके से डाटा सेंटर के लिए बहुत कंपनियां जानी जाती हैं, तो ऐसे लोग आए, ऐसी इंडस्ट्रीज आए और वो यूपी में इन्वेस्ट करें, यही इसका लक्ष्य है। और कोशिश यही है कि 10 लाख करोड़ का यहाँ यूपी में इन्वेस्टमेंट हो। जी
बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अनुभव, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 10 से 12 फरवरी 2023 को यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा और इस समिट के जरिए जहां उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान दी जाएगी, ये सीएम योगी का कहना है। 10 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य इस समिट से रखा जा रहा है। और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। रुड़की से बड़ी खबर, धरने पर बैठी भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश। मतगणना स्थल के बाहर धरने पर ममता राकेश बैठी हैं। ममता राकेश ने अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जीते हुए प्रत्याशी को 8 घंटे बाद भी नहीं दिया गया प्रमाण पत्र, ये ममता का कहना है। इस वक्त की ये बड़ी खबर रुड़की से, धरने पर भगवानपुर से कांग्रेस की विधायक हैं ममता राकेश, वे बैठी हैं। मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठी हैं और उनका कहना है कि अधिकारियों ने लापरवाही बरती है। जीते हुए प्रत्याशियों को 8 घंटे बाद भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। और विनीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। विनीत, बताएं कि अभी तक भी ये धरना जारी है, क्या अधिकारियों की बात हो रही है, क्या उनका कहना है? जी बिल्कुल, देखिए अनु, जिस तरह से हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो है मतगणना चल रही है, आज दूसरा दिन मतगणना का था, लेकिन जिस तरह से लगातार सुबह से ही जो बसपा है, भीम आर्मी है और अब कांग्रेस है, तो वो उनका भी जो है विरोध सामने आने लगा। यानी जिस तरह से जो जीते हुए प्रत्याशी है उनको 8 घंटे बाद भी जो है प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। ये भगवानपुर से जो कांग्रेस विधायक है ममता राकेश, उन्होंने ये बयान दिया है और उसी को लेकर वो है जो है मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठ गई है। और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि जिस तरह से 8 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें जो जीत का प्रमाण पत्र देना होता है वो नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे जो है जरूर संदेह विधायक ममता राकेश जता रही है। लेकिन फिलहाल क्या आशंका विधायक को लग रही है? क्या नतीजा बदलने की कोई कोशिश है? इस तरह के वे आरोप लगा रही हैं और इस पर सफाई क्या दे रहे हैं अधिकारी कि वे क्या कारण बता रहे हैं कि 8 घंटे हो गए और अभी तक प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया गया? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये अधिकारियों का भी यही जो है कहना है कि जिस तरह से लगातार जो प्रमाण पत्र समय पर नहीं दिए जा रहे हैं, तो यही रुड़की ब्लॉक का भी मामला था कि जिस तरह से सुबह से कुछ जो प्रत्याशी जीते थे उन्हें भी प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। तो उनका कहना है कि आप जो प्रत्याशी जीते हैं वो ब्लॉक से भी आकर प्रमाण पत्र ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से काउंटिंग जो चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से देरी हो रही है, तो शायद उस वजह से भी कुछ कार्य अधिकारी बता रहे हों, लेकिन अभी मीडिया के सामने खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। फिलहाल इसी मामले को लेकर जो है कांग्रेस विधायक ममता राकेश है, वो भी इसी को लेकर धरने पर बैठी थी। फिलहाल अभी उनका यही कहना है कि जो प्रत्याशी जीत चुके हैं उनको उनका प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। जी शुक्रिया विनीत इस जानकारी के लिए आपका। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दें हरिद्वार से, जहां जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक प्रदर्शन भाजपा का है। जिला पंचायत चुनाव थे जहां पर पुष्कर सिंह धामी की पहली परीक्षा मानी जा रही थी और इसी पहली परीक्षा में ये जीत बड़ी हासिल की है। अब तक भाजपा के 14 जिला पंचायत सदस्य जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसा पहली बार है जब भाजपा के 14 सदस्य जीते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर हरिद्वार से, जिला पंचायत चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए जिला पंचायत चुनाव में ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अभी तक के सबसे ज्यादा, पहली बार 14 सदस्य भाजपा के जीते हैं। अब तक भाजपा के 14 जिला पंचायत सदस्यों ने जीत हासिल की है। उधर हरिद्वार पंचायत चुनाव में मतगणना के इस काम को लगभग पूरा किया जा चुका है। डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे का कहना है कि आज देर रात तक सभी नतीजे आ जाएंगे। सबसे ज्यादा अहम जिला पंचायत चुनाव की सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। भाजपा ने जिला पंचायत चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले चुनाव में भाजपा को सिर्फ 3 सीटों पर की जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार भाजपा की सीटें काफी बढ़ चुकी हैं। 90 से 95% परिणाम के लगभग घोषित हो गए हैं। अभी जिला पंचायत के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं क्योंकि उनका कंपैरिजन होने के बाद एक आरओ हमारे हैं वही डिक्लेयर करते हैं। तो वो सभी 6 ब्लॉकों से आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं और सब कुछ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज रात तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लेवाना होटल अग्निकांड मामले में कोर्ट की फटकार और सीएम योगी की नाराजगी के बाद एलडीए हरकत में आया है।
जिसके तहत एलडीए की बहुमंजिला आवासीय योजनाओं में फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। 500 वर्ग मीटर और 15 मीटर से ऊंचाई की बिल्डिंग का सर्वे कर फायर सिस्टम की जानकारी जुटाई जाएगी। एलडीए के वीसी हैं डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी। इन्होंने फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सभी जोनल अधिकारी, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता शामिल हुए, जिसके बाद ये निर्देश दिए गए। तो जहां एलडीए की बैठक में अब ज्यादा सतर्कता नजर आ रही है, जिस तरह से सीएम ने भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे और इस पर कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, इसी का नतीजा है कि एलडीए की बहुमंजिला आवासीय योजना में फायर ऑडिट कराने के निर्देश अब दिए गए हैं। इसमें 500 वर्ग मीटर और 15 मीटर से ऊंचाई की बिल्डिंग का सर्वे कर फायर सिस्टम की जानकारी जुटाई जाएगी, ताकि जिस तरह से लिवाना होटल में जो हादसा हुआ, ऐसा हादसा भविष्य में ना दोहराया जाए। एलडीए के वीसी हैं डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी। इन्होंने फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर अधिकारियों के साथ ये बैठक की है, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए और उसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। जहां लखनऊ के लिवाना होटल में ये बड़ा हादसा हुआ था, फायर सेफ्टी नॉर्म को धता बताते हुए यहां ये होटल चल रहा था। इसी का नतीजा है कि जब होटल में आग लगी तो बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था और इसी के चलते इस हादसे ने बड़ा रूप लिया था। यही कारण है कि जब ये अग्निकांड हुआ तो इसमें कोर्ट ने भी फटकार लगाई और सीएम ने भी नाराजगी दिखाई, जिसके बाद एलडीए अब हरकत में आया है और ये फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके तहत एलडीए की बहुमंजिला आवासीय योजना में फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए या नहीं, इस पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अब अगले महीने में पहले हफ्ते में वाराणसी जिला जज AK विश्वेश शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच पर अपना फैसला लेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला कोर्ट में आज शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के मामले पर सुनवाई हुई, जिसकी सुनवाई के बाद जिला जज AK विश्वेश ने 7 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान आज हिंदू पक्ष के एक धड़े ने कोर्ट में शिवलिंग की ASI के विशेषज्ञों से वैज्ञानिक जांच की मांग की है, जबकि हिंदू पक्ष की ही एक वादी रेखा सिंह के वकील की तरफ से शिवलिंग की किसी भी तरह की वैज्ञानिक जांच का विरोध किया गया है। उस शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की जाए और ASI के द्वारा एक कमीशन जारी किया जाए। ऑर्डर 26 रूल 10A में ये CPC में कोर्ट को पावर है कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकता है। हमारी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कार्बन डेटिंग या अन्य प्रक्रिया जो भी ASI अडॉप्ट करना चाहे तो इस चीज़ के लिए ASI एक्सपर्ट है। किसी भी प्रकार का कार्बन डेटिंग हो या कोई भी साइंटिफिक मेथड हो, उसको बिना उसका क्षरण किए नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने भी एक्सपर्ट ओपिनियन लिया। अगर उसका पहले दिन तो हमने कोई आपत्ति नहीं की, हमने आपत्ति उसको समझने के बाद किया। पहले दिन तो हमारी आपत्ति नहीं आई या 2 दिन 3 दिन तक तो कोई आपत्ति नहीं आई। आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने भी राखी सिंह के वकील की दलीलों का समर्थन किया और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग का विरोध किया। कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन पड़ी थी, उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया, उसी पर बहस हुई है। कोर्ट साहब ने 7-10 को डेट लगाया है ऑर्डर के लिए। अब ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच होगी या फिर नहीं, इसका फैसला 7 अक्टूबर को होगा। वाराणसी से ABP गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। 66,000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाली रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के CMD राशिद नसीम से जुड़े मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में अदालत ने 4 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने राशिद नसीम के प्रत्यर्पण की कार्रवाई 2 महीने में पूरी करने को कहा है। आपको बता दें कि भारत में अरबों रुपए का फर्जीवाड़ा करने के बाद राशिद नसीम इन दिनों दुबई में पनाह लिए हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और शाइन सिटी मामले की जांच कर रही तीनों केंद्रीय जांच एजेंसियों से प्रत्यर्पण की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। हाईकोर्ट ने राशिद नसीम और भगोड़े मेहुल चौकसी की बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर भी सख्ती दिखाई है। साथ ही राशिद नसीम और मेहुल चौकसी के कारोबारी रिश्ते की जांच का जिम्मा केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SFIA यानी स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा है। देश का सबसे बड़ा नटवरलाल कहे जाने वाले 66,000 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के आरोपी
शाइन सिटी कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज 4 अहम बातें कही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुबई में पनाह लेने वाले राशिद नसीम के प्रत्यर्पण की कार्रवाई 2 महीने में पूरी कर लिए जाने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, राशिद नसीम के भगोड़े मेहुल चौकसी के साथ कारोबारी रिश्ते की जांच SFIA यानी स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंप दी है। अदालत ने एजेंसी को इस पूरे मामले की जांच 15 दिनों में पूरी कर शुरुआती रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इतना ही नहीं, अदालत ने शाइन सिटी कंपनी के बैंक खातों के संचालन, जमीनों की रजिस्ट्री व दूसरे ऑपरेशन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही साथ अदालत ने राशिद नसीम के लखनऊ जेल में बंद भाई आसिफ नसीम द्वारा एक फरार आरोपी श्याम लाल को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर ऑथराइज्ड सिग्नेचरी बनाए जाने के मामले में भी रोक लगा दी है और लखनऊ जेल के अधीक्षक से रिपोर्ट तलब कर ली है। पीएम मोदी ने मेरठ में कबाड़ से जुगाड़ अभियान की तारीफ की, जिसके बाद मेरठ नगर निगम कबाड़ से नए जुगाड़ कर रहा है। गांधी जयंती से पहले नगर निगम ने खराब ठेलों के पार्ट से बापू का चरखा बनाया। नगर निगम ने महात्मा गांधी की वॉल पेंटिंग बनाई और उसके बाद उनके हाथ में कबाड़ के जुगाड़ से बनाया चरखा भी थमाया। ठेलों के रिम, पैडल, चेन, पाइप से बनाया गया चरखा मेरठ वासियों को खूब भा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से पहले मेरठ नगर निगम ने कबाड़ से जुगाड़ अभियान के तहत उनकी एक ऐसी वॉल पेंटिंग बनाई है जो पूरे मेरठ में चर्चा का विषय बनी हुई है, लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और लोग यहां पर आकर सेल्फी भी ले रहे हैं। ये दिखा देता हूं आपको, ये देखिए कबाड़ से जुगाड़ का मेरठ नगर निगम ने, ये देखिए कितना बढ़िया यहां पर जुगाड़ किया है। वॉल पेंटिंग बनाई गई है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, लेकिन जो बापू ये चरखा यहाँ पर काटते हुए नजर आ रहे हैं, वो चरखा यहाँ पर जो नगर निगम मेरठ की डिपो में जो ठेले खराब हो चुके हैं, जो कूड़ा उठाने वाले ठेले होते हैं, उनके जो रिम हैं, उनकी चेन है, उनके पैंडल हैं, उससे ये पूरा यहाँ पर एक इस तरह का एक स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कबाड़ से जुगाड़ अभियान की मेरठ की सराहना कर चुके हैं और मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस चीज़ की सराहना की थी कि मेरठ में कम लागत में किस तरीके से कबाड़ से जुगाड़ किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो वॉल पेंटिंग बनाई गई, कितनी खूबसूरत वॉल पेंटिंग बनाई गई है और उसी के साथ ही ये देखिए कि जो खूबसूरत चरखा है वो यहाँ पर बनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के इंडिया चैप्टर का अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन में विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ 76 देशों के कॉर्पोरेट सदस्य, नामी शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा युवा प्रोफेशनल्स शामिल हैं। IAA 80 साल पुरानी संस्था है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।